बात पढ़ाई है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कभी भी राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जिम्मेदार नहीं होता। द प्रिंसिपल अंडर विच द प्रेसिडेंशियल सेशन ऑपरेट, तो इस वाली में दोनों चीजें, इसीलिए वो बेटर है। ठीक है, अगला वाला देखो, पहला है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के बाद उत्तरदायी नहीं होता, वो व्यवस्थापिका मतलब विधायक का। तो पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है। आप एक बात समझिए, आप सभी का क्लास में मेरी में स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान का अभ्यास 10 करेंगे और आज से एक नई चीज की शुरुआत हो रही है कि आज से ना चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की शुरुआत हो जाएगी। तो पहले पॉलिटिकल जो साइंस मतलब आईजीपी है, तो जो आईजीपी है ना, आईजीपी के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस तो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे जनरली, और उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे जैसे राज्य है तो राज्य के सिद्धांत के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो आज आपको देखने को मिलेंगे। मतलब पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल विचारक वगैरह वो हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया आज से। तो एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थापित और उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका को इस तरह के युक्त और वर्णित किया जा सकता है? पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, सभी एक बार शेयर कर देंगे क्लास को। ऑल शुड शेयर दिस क्लास एज सून एज फास्ट पॉसिबल। एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थायित्व और उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका को इस तरह युक्त वर्णित किया जा सकता है? यानी देखो, कार्यपालिका में दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो कार्यपालिका स्थायित्व बेस करेगी, यानी या तो कार्यपालिका स्टेबिलिटी दिखाएगी, जैसे कि अध्यक्षीय होती है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, अध्यक्षीय में स्थायित्व आपको देखने को मिलता है, या जो कार्यपालिका होगी वो आपको क्या दिखाने को दिखाएगी, उत्तरदायित्व दिखाने को मिलेगी। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को देखते हो तो पार्लियामेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट की सरकार कैसी होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। कैसी गवर्नमेंट होती है सर? ये फैन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई क्लियरली? लेकिन एक ऐसी है जिसमें दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है, वो कौन सी है? तो स्विस की जो कार्यपालिका है, स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसमें आपको दोनों चीजों के सिद्धांत को देखने को मिलते हैं। बिल्कुल समझ रहे हो? इसमें दोनों सिद्धांत है, एक तो स्थायित्व है और एक क्या है, उत्तरदायित्व। बिकॉज एक काउंसिल होती है, स्विस में एक काउंसिल होती है जनता के द्वारा बनी, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। देयर आर 7 मेंबर, और 7 सदस्यों के द्वारा बनी हुई एक कार्यपालिका होती है जो कि उत्तरदायित्व भी होता है उसका संसद के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है, तो इसीलिए वो उत्तरदायी सरकार भी हो जाती है, और वो स्थायित्व भी रहती है, उसे इतना हटाना आसान नहीं होता, तो स्थायी सरकार भी हो जाती है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आपको देखने में थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। आज से अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके जो प्रैक्टिस सेशंस हैं ये एप्लीकेशन पे इनकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। तो अच्छे प्रश्न आज से कराने की शुरुआत करी जा रही है, आप देख सकते हैं। स्विस कार्यपालिका सबसे मजबूत कार्यपालिका है, इसको आप सभी के सभी ध्यान दे ले। जिन बच्चों ने, चलिए, अध्यक्षात्मक शासन जिन सिद्धांतों पर प्रचालित होता है वे हैं, यानी देखो अध्यक्षात्मक जो शासन है वो जिन सिद्धांतों पर परिचालित होता है वे सिद्धांत क्या है? यानी द प्रिंसिपल अंडर विच द प्रेसिडेंशियल सेशन ऑपरेट। ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में तो सभी के आ गया ना कि स्विस की कार्यपालिका में दोनों चीजें हैं, स्थायित्व भी है और स्विस की कार्यपालिका में स्थायित्व के साथ साथ क्या है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी है। नहीं तो अमेरिका वाली में क्या है, स्थायित्व है, और भारत वाली में क्या है, उत्तरदायित्व है। लेकिन स्विस वाली में दोनों चीजें, इसीलिए वो बेटर है। ठीक है, अगला वाला, अध्यक्षात्मक शासन, द प्रिंसिपल अंडर विच द प्रेसिडेंशियल सेशन ऑपरेट। अध्यक्षात्मक शासन में क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको बताना है। सुरेंद्र जी और शशिकांत जी, फौजदार अनिकेत जी, सुपर 20, गुड मॉर्निंग सुपर 20, ऑल ऑफ यू गाइज, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट के प्रश्न आप खतरनाक तरीका से क्लियर करिए, और यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न धुआंधार तरीका से पूछे जाएंगे। अध्यक्षात्मक शासन जिन सिद्धांतों पर परिचालित होता है वे हैं, देखो पहला है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। याद रखना, अध्यक्षात्मक शासन में सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को पक्का मिलेगा। सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे राज्य का अलग है, केंद्र का अलग है, तो शक्ति पृथक्करण आपको आसानी से देखने को मिलेगा। जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल हम ले लो, तो अमेरिका को केंद्र में रखकर इस बात को समझने की कोशिश करना तो समझ जाओगे। राज्य अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति
वही राज्य अध्यक्ष है। भारत में तो नहीं है ऐसा। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। देखो ये बात भी एकदम करेक्ट है कि राष्ट्रपति जो होता है वो व्यवस्थापिका मतलब विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, इसीलिए वहां पर उत्तरदायी सरकार नहीं होती है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला गलत हो गया, उत्तरदायी होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है। आप एक बात समझिए, आपने अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा है, तुलनात्मक राजनीति पढ़ा है, तो तुलनात्मक राजनीति के चैप्टर में मैंने ये बात पढ़ाई है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कभी भी राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जिम्मेदार नहीं होता। हमारी में क्या है, जिम्मेदारपन है सरकार का, उनकी में कोई जिम्मेदारी है ही नहीं है। और दूसरा क्या है, उनके यहाँ तो राष्ट्रपति में सारी पावर होती है, हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति नामात्र का हेड होता है। तो हमारी संसदीय प्रणाली है, उसमें राष्ट्रपति नामात्र का हेड है, उसमें सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, सरकार का स्थायित्व लेकिन हमारी में कम होता है। सरकार कभी भी गिर सकती है, उनके यहाँ सरकार परमानेंट चलती है। तो ये अंतर आते हैं बाबू, समझ में आ गया। चलो, भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया, भारत सरकार अधिनियम। अब आपको बताना है, द प्रपोजल टू एस्टैब्लिश इंडियन यूनियन वॉज ब्रॉट बाय, ठीक है, भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव कि भारत में आप संघ की स्थापना करोगे, यह प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था। आपको पता है कि भारत में संघ कौन से एक्ट के माध्यम से बना है, यानी संघीय व्यवस्थापिका की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से करी गई है। पहले तो आपको पता है कि भारत में संघ के नाम की चीज ही नहीं थी, अंग्रेज संघ चाहते ही नहीं थे। तो बाद में जो 1935 का एक्ट आया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके माध्यम से संघीय शासन की स्थापना करी गई है। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अरे हाँ या ना? ठीक है, 1935 के अधिनियम के माध्यम से संघीय शासन की स्थापना करी गई है। आप में से कोई बच्चा बीपीएससी का अगर है, बिहार का कोई बच्चा है बीपीएससी वाला, तो बीपीएससी के लिए मैं अकेडमी पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी के लिए। कोई बच्चा अगर बिहार से बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो 1935 का संघीय शासन अधिनियम ये इसके माध्यम से लाया गया था। तो इसमें और ऑप्शन तो नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये भी गलत, कैबिनेट मिशन भी गलत, 1935 22 अगस्त, ये अगस्त इसमें गलत लिखा हुआ है, अगस्त प्रस्ताव यहाँ नहीं आएगा, 1935 का अधिनियम आएगा। तो टाइपिंग एरर हो रखा है। ठीक है, आपको पता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था, वो यहाँ आएगा, 1935 का अधिनियम करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला। बिल्कुल ठीक है। तो एक बार प्रश्न को बड़े ध्यान से समझ लेना है। देखो, इसी के माध्यम से भारत में संघ में जो है एक प्रकार से डायरकी यानी द्वैध शासन की शुरुआत करी गई थी 1935 के अधिनियम के माध्यम से। पहले राज्यों में द्वैध शासन था, उसे खत्म कर दिया गया था और अब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल कहा जाता है? यानी किसके काल में भारत में आप देखोगे कि राष्ट्रवाद का बीजांकुरण हुआ। यानी देखो, आपको पता होगा कि राष्ट्रवाद का बीजांकुरण कब हुआ भाई? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो 1885 से पहले का जो पीरियड था, आप ये कह सकते हैं कि 1885 से जो पहले का पीरियड था, 1880 का पीरियड हो गया, उस सारे में राष्ट्रवाद की स्थापना हो रही थी। राष्ट्रवाद भारत में पनप रहा था बुरी तरीका से, और मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवाद को रोकने के लिए कांग्रेस की स्थापना करी कि राष्ट्रवादी जो पैदा हो रहे हैं, इन राष्ट्रवादियों का जो प्रेशर है वो रिलीज हो पाए। तो इसीलिए प्रेशर वॉल्व का सिद्धांत दिया और कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी गई थी। तो किस काल में राष्ट्रवाद का बीजांकुरण हुआ? गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग नॉर्थन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ना, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपन। आपको पता है लॉर्ड रिपन तो भारत में फिर जो है एक प्रकार से लॉर्ड रिपन का तो काल ही दूसरा है। लॉर्ड रिपन तो जाना जाता है कि भारत में उसने जो है पंचायती राज की स्थापना करी 1882 वगैरह पे। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल है, लॉर्ड लिटन जो था, इसके शासनकाल में राष्ट्रवाद का बीजांकुरण का काल था। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रवाद जो बना था, पनपा था, पैदा हुआ था, वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। आप प्रदीप सिंह राजपूत जी आंसर दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग। हाँ, बी सुपर 20 बी नहीं भाई, आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिटन होगा।
लॉर्ड लिटन का कार्यकाल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन का नहीं कहते, लॉर्ड लिटन का कहते हैं, क्योंकि इसने तो भारत में आते ही फिर इसको राष्ट्रवाद को इसने आसान किया। इसने क्या किया, इसने भारत में पंचायती राज की स्थापना करी, इसने संस्थाओं का विकेंद्रीकरण किया था, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन नहीं है, लॉर्ड लिटन है। इसके ही शासनकाल में राष्ट्रवाद का बीजांकुरण हो गया था और फिर कांग्रेस बनी, ये हुआ वो हुआ, राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न मेरे भाई, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी द लखनऊ पैक्ट। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। और आप ये जानते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस, इसमें क्या हुआ था, इसमें मेन बात थी, इसमें कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था और इसीलिए लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस भी जो बढ़ गई थी, वो कांग्रेस भी आपस में मिल गई थी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का ये लखनऊ अधिवेशन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार टीजीटी पीजीटी में रिपीट होता है। अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी, डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार, ये इन्होंने इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। बात समझ में आ रही है भाई। टीजीटी पीजीटी में, यूजीसी नेट में जो भी इनरोल्ड हैं या और चाह रहे हैं, आप मस्त तरीका से अपनी पढ़ाई करें, दोस्तों को शेयर करें, बताएं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी के बारे में कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है आपको टीजीटी पीजीटी में, सही बताना, ठीक है, हाँ या ना। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी स्थापना करी थी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों के निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था, ठीक है। अब देखो, असहयोग आंदोलन आपको पता है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, कौन सा नहीं था असहयोग आंदोलन में, कौन सा, आपको नहीं वाला पॉइंट अच्छे से पकड़ना है, कौन सा नहीं था। बाकी आप पकड़े चाहे ना पकड़े, पर नहीं वाला पॉइंट आप अच्छे से पकड़े। सुपर 20, प्रदीप राजपूत, धीरज तिवारी, सोनिया शर्मा, हरीश, आप सभी सही से पहले ये वाला पॉइंट पकड़े, नहीं था वाला पॉइंट आप पकड़े, ठीक है, सभी के सभी। छठवें का आंसर सी आ रहा है। देखो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये नहीं था, ये तो था, मतलब एक्चुअली था, सम्मिलित था, ये नहीं था पूछ रहा है ना, तो यह उत्तर नहीं होगा ये, ठीक है। अदालतों का बहिष्कार करना, ये भी था। 1919 के अधिनियम का बहिष्कार करना सबसे इंपॉर्टेंट था। चुनावों का बहिष्कार करना था। कानून की अवमानना करना, महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा था कि आप कंटेम्प्ट ऑफ लॉज करो, आप कानून की अवमानना करो, ये महात्मा गांधी का कहना बिल्कुल भी नहीं था। महात्मा गांधी ये नहीं कह रहे थे कि आप कानून की अवमानना करो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कहना महात्मा गांधी का बिल्कुल भी नहीं था। तो कानून की अवमानना करेक्ट आंसर इसमें से होगा। ये इसका उद्देश्य नहीं था, बाकी सारे इसके उद्देश्य थे। बात समझ में आ रही है बेटा? एक बार जोरदार तरीका से मतलब शेयर वेयर कर दिया करो। माउंटबेटन योजना 3 जून 47 में किससे संबंधित थी? लॉर्ड माउंटबेटन लेके आया था माउंटबेटन प्लान। तो क्या किया था? संघ सरकार का निर्माण ये पहले हो चुका था 1935 में। संविधान सभा का निर्माण 1946 में हो चुका था। ब्रिटिश भारत के हाथों में सत्ता हस्तांतरण करना, संपूर्ण समय में हो रहे सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करना, ये था नहीं। ब्रिटिश से भारतीयों के हाथों में सत्ता को हस्तांतरित करना, ये इसका उद्देश्य था। जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था 1947 में 3 जून को, इसका प्लान ये था कि अब भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण कर दी जाए और अब भारत में से 2 राष्ट्र बनाए जाए। 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्थापना करी गई और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद किया गया। ये लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान था। तो ये आंसर करेक्ट क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति में उग्रवादी और सामाजिक क्षेत्र में उदारवादी थे? अनुदारवादी का मतलब होता है कि लिबरल थे, सामाजिक क्षेत्र में लिबरल हुआ करते थे, राजनीतिक क्षेत्र में वे उग्रवादी थे। उग्रवादी का मतलब पता है क्या होता है? मुक्त मिलिटेंट नहीं होता। उग्रवादी का मतलब रेडिकल होता है। इंग्लिश में गलत लिखा है रेडिकल, यानी वो रेडिकल थे। उग्रवादी मतलब रेडिकल। उग्रवादी वो जो मिलिटेंट तो आतंकवादी होते जो आतंक फैलाते हैं, रेडिकल थे, उग्रवादी थे। तो कौन थे? सामाजिक क्षेत्र में उदारवादी थे,
यानी बहुत लिबरल हुआ करते थे। एक आदमी है इसमें से जिनके बारे में खूब कहा जाता है कि भैया ये ऐसे थे, वैसे थे, वैसे थे, वैसे थे। तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। आप सभी को पता होगा, सामाजिक क्षेत्र में ये बिल्कुल उदारवादी थे, समाज को लेकर कोई इनके बीच में ऐसा वो नहीं था। लेकिन ये भारतीय राजनीति के क्षेत्र में उग्रवादी वाला व्यवहार था कि हम अंग्रेजों से लेकर रहेंगे, स्वराज हमारा अधिकार है। अंकिता पीजीटी पेड बैच में क्लास रूसों के बाद नहीं। अंकिता आप एक काम करो, ये प्रॉब्लम 2-3 लोगों को आई है, आपका मैं कल कमेंट पढ़ा था, फिर आपको कांटेक्ट करने का कोशिश करवाया टीम ने। आप अपना एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करो। ये प्रॉब्लम साले 1-2 को और आई थी, यादव वगैरह को। अनइंस्टॉल करके बेटा फिर से इंस्टॉल कर और अपने आप खुल जाएगा, ठीक है अंकिता? और ना खुले तो कॉलिंग नंबर पर कॉल करके बेटा बात कर लियो, ठीक है? चलो क्लियर अंकिता? अंकिता ठीक है बेटा, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है दोबारा से, वो अपडेट आया होगा। अल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? अल्बर्ट बिल का जो विवाद था ये किसके काल में हुआ था? यानी अल्बर्ट बिल विवाद किस काल में हुआ था? अंकिता सिंह, तुम्हारा मैंने कल चेक किया था सब कुछ, आईडी तुम पीजीटी बैच में रजिस्टर्ड हो, उसमें क्लासेस भी चल रही हैं, तुम्हें नहीं मिली तो उसको एक बार रिफ्रेश कर लेना। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कैनिंग। अल्बर्ट बिल किसके समय पर पारित हुआ था? अल्बर्ट बिल किसके समय पर पारित हुआ था? अल्बर्ट बिल विवाद किसके समय पर हुआ था? ये आपको आंसर देना है, करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी के सभी। अल्बर्ट बिल, लॉर्ड लिटन, बहुत बढ़िया, सभी के सभी करेक्ट आंसर दें। भाई मुझे पानी पिला दो जरा। सभी के सभी करेक्ट आंसर देंगे फटाफट से। एक होटल, अरे हेलो, अल्बर्ट बिल किसके समय पर पारित हुआ था? अल्बर्ट बिल किसके समय पर पारित हुआ था? फटाफट से फटाफट, फटाफट से फटाफट, जल्दी जल्दी आप आंसर दे दो, फटाफट से फटाफट। अरे मुझे पानी, ठीक है चलो मेरे भाई, तरीके से बोलो, क्लियर? चलो फटाफट फटाफट फटाफट, आंसर आ रहा है आप सभी का, बहुत बढ़िया। राजेश कुमार जी, सी, पी, ए, डी, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है देखो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्बर्ट बिल किसके समय पर पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय पर पारित हुआ था। आपको पता होगा 1882 में लॉर्ड रिपन हुआ करते थे, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में अल्बर्ट बिल पारित हुआ था, कर्जन के भी नहीं, लिटन के भी नहीं, लॉर्ड कैनिंग के महीने में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। गलत आंसर दे रहे हो सभी के सभी, सभी का आंसर गलत है। अरे लॉर्ड रिपन ने पारित किया था अल्बर्ट बिल यार। अल्बर्ट बिल क्या था? प्रेस की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह वगैरह को रोकने के लिए लॉर्ड रिपन ने ही ये बिल पारित किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। अगला वाला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा? कौन सा राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा, आपको बताना है। तो देखो ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा, तो क्या राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा, ये आपको करेक्ट आंसर चूज करके बता देना है। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, क्विक एंड फास्ट। क्या राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा? देखो भारतीय प्रेस राष्ट्रवाद के उदय में सहायक रही है, आपको पता है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन रहे हैं, पश्चिमी शिक्षा रही है, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा से ही भारतीयों को ज्ञान हुआ कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो उदय में यह रही है। मुस्लिम सांप्रदायिकता ये कभी राष्ट्रवाद के रूप में नहीं रही, क्योंकि इसने तो राष्ट्र को बांटा है ना, ये उदय में कहां शामिल रही है भाई? मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन जो दिया गया वो राष्ट्रवाद के रूप में कहां रही है? उसने तो भाई देश को बांटने का प्रयास किया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। बाकी सब जो राष्ट्रवाद फैला है ना, इससे राष्ट्रवाद कम हुआ है, अंग्रेजों ने राष्ट्रवाद को कम किया ना सांप्रदायिक फैला के, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न, निम्न देशों में से किसमें एकात्मक संविधान है? एकात्मक का मतलब समझ रहे हो? एकात्मक मतलब यूनिटरी। कौन से में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है? यूनिटरी मतलब एकात्मक। अब बताना है जिसमें एकात्मक है, यानी पूरी पावर संघ के पास है,
राज्यों के पास कुछ भी नहीं है, नथिंग विद द स्टेट, तो किसके पास ही पावर है? देखो आप एलिमिनेट करोगे सब समझ में आ जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र है, करेक्ट, वैसे भी पावर है नेपाल में। आप श्रीलंका, कनाडा, ठीक है। उत्तर देखोगे एक बार हम बता दोगे। ग्रेट ब्रिटेन एकात्मक सरकार है, चीन एकात्मक सरकार है और फ्रांस एकात्मक सरकार है। ये इन तीनों देशों में एकात्मक सरकार है। स्विट्जरलैंड की सरकार एकात्मक नहीं है, कैंटोनेंट की बस पावर है। जर्मनी, श्रीलंका, कनाडा भी संघ है, लेकिन संघ में एकात्मकता के लक्षण ज्यादा हैं। ये भी आंसर नहीं होगा। ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, कनाडा, ये आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पहला वाला ही सही उत्तर होगा, ए। ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, इनमें यूनिटरी गवर्नमेंट है, यानी एकात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार नहीं है। और ये इसके क्लासिकल एग्जाम्पल्स है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला, संवैधानिक शासन का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? संविधान की व्यवस्था अनुपूरक शासन, विधि का शासन, लोकतांत्रिक सरकार, उपरोक्त सभी। देखो संवैधानिक शासन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? आपको पता है भारत में संवैधानिक शासन है, तो इसका मतलब क्या है कि संविधान की व्यवस्था के अनुपूरक शासन है, यानी संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुसार भारत में शासन है। विधि का शासन है, भारत में रूल ऑफ लॉ है, आप सभी को पता है। लोकतांत्रिक सरकार है भारत में, ये भी आप सभी को पता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो संवैधानिक शासन का अर्थ ये सभी के सभी है, लेकिन आप इसमें से करेक्ट आंसर छांटोगे तो सभी के सभी आएंगे। ये सभी संवैधानिक शासन के स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं। तो उपरोक्त वे से सभी आपके उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकर्ता आधारित दल है? कार्यकर्ता यानी आप समझ रहे हो, कार्यकर्ता का मतलब यहां पर कैडर है, वर्कर नहीं, कैडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैडर बेस्ड पार्टी? आप कभी कभी अंग्रेजी में पढ़ के चीजों को समझ सकते हो। अब यहां हिंदी में लिखा है कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ता का मतलब होता है कैडर। कौन सा कार्यकर्ता आधारित दल है? सब में कार्यकर्ता है, लेकिन कैडर का नाम सुनते ही आपका दिमाग तुरंत खुल सकता है कि कैडर किस में होता है। तो इसीलिए हमेशा इंग्लिश पढ़ा करो। बहुजन समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता है, उत्तर होगा नहीं। कांग्रेस पार्टी में भी कार्यकर्ता है, उत्तर होगा नहीं। समाजवादी पार्टी में भी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें कैडर है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें कार्यकर्ता जो होते हैं वो कैडर से आते हैं। तो सीपीआई कम्युनिस्ट बेस्ड पार्टी ऑफ इंडिया ये कैडर बेस्ड पार्टी है। बाकी इसमें से किसी में बहुजन समाजवादी पार्टी है, तो सब नॉर्मल पार्टी है ना। सोच के देखो, अगर ये होगा तो ये भी होगा और ये होगा तो ये भी होगा, फिर तो तीनों सही है ना। आप मेरे बताओ ना मेरे भाई, फिर तो तीनों सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शर्ट के लिए। शर्ट किसी ने गिफ्ट की थी, हमारे मित्र हैं उन्होंने गिफ्ट की थी हमारे। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? अब भाई आपको बताना है। तो पहला आपकी समझ में अल्पतंत्र का लॉ सिद्धांत थोड़ा छोटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसे कहते हैं एरर। ठीक है, आपको बताना है अल्पतंत्र का लॉ सिद्धांत, सत्य अभिजन का सिद्धांत, शासक वर्ग का सिद्धांत और वर्गहीन समाज का सिद्धांत। ठीक है, अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां से स्टार्ट होगी आपकी राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। अब आप राजनीति विज्ञान के प्रश्नों का आनंद लें और बड़े ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें। क्या नहीं है? देखो, अल्पतंत्र का लॉ सिद्धांत रॉबर्ट मिचेल्स का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सत्य अभिजन, अब ये आपको ध्यान से पढ़ना है। शासक वर्ग का सिद्धांत मोस्का ने दिया था, कोई डाउट नहीं है। वर्गहीन समाज का सिद्धांत मार्क्स का सिद्धांत है, कोई डाउट नहीं है। एलिमिनेशन करोगे तो पता आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि अभिजन का जो सिद्धांत है, अभिजन यानी इलीट, द थ्योरी ऑफ इलीट जो है वो दी गई है पेरेंटो के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसने सत्य अभिजन की बात करी है, यानी पावर इलीट। तो इलीट को दो पार्टों में बांटने का कार्य किसने किया था? किसने किया था? इलीट को दो भागों में बांटने का कार्य सी राइट मिल्स ने किया था। बिल्कुल सुसंतोष पटेल सही बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी मैच नहीं है। पेरेंटो ने अभिजन सिद्धांत जरूर दिया। पेरेंटो की ऑरेंज थ्योरी पढ़ी होगी, ऑरेंज फ्लास्क थ्योरी पढ़ी होगी कि भैया ऑरेंज पढ़ा है, संतरा फ्लास्क में पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा।
लेकिन ये सत्य अभिजन सिद्धांत जो है ये आपको सी राइट मिल्स ने दिया है, इसीलिए ये आपका बी वाला क्या होगा, गलत होगा। ए, ठीक है, ये सत्य अभिजन पेरेंटो का नहीं है, ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा, सी राइट मिल्स का है, ठीक है, ए नहीं बाबू, बी। अगला, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलाम को बाहर रखा है। अब ये प्रश्न आपके, अब ये टॉपिक वाइज स्टार्ट हो गया, यानी यहां से आज का जो टॉपिक है वो राज्य का सिद्धांत है। अब आप क्या करें, अपनी प्रैक्टिस को पीजीटी टीजीटी के लिए टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो आप, यहां से ये टॉपिक वाइज स्टार्ट हो गया। चौधरी, किसी भी विज्ञान कल्याण योजना में कब करवाओगे लेखपाल के लिए। उस दिन 6 मिनट के बाद वीडियो चली नहीं और ये क्लास बीच में रह गई थी। कृषि आवाम कल्याण योजना, ठीक है मेरे भाई, मैं करवा दूंगा। सर रात को हमने आपके क्वेश्चन पूछा था कि पहला वाला ऑप्शन मुझे नहीं समझ आया। सुपर 20 तेरा क्वेश्चन है ना इसमें, तेरा क्वेश्चन है ना इसमें, क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा क्वेश्चन है सुपर 20, टेंशन क्यों ले रहा है, मैंने तेरा क्वेश्चन भेजा हुआ है, तेरा क्वेश्चन मैंने भेजा हुआ है भाई, वो मैं करवा दूंगा। तेरा क्वेश्चन मैंने भेजा हुआ है टीम को डालने के लिए, इसमें डाला होगा, टेंशन ना ले, घबरा मत। देखो, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है, कौन कहता है गुलाम बाहर है, गुलाम नागरिक नहीं हो सकते, अरस्तु कहता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। अब यहां से लेवल आपका हाई होगा, यानी गुलामों को नागरिक का परिभाषा नहीं देता, अरिस्टोटल नहीं देता। अरिस्टोटल कहता है कि गुलामों के पास गुलाम अपरिहार्य होने चाहिए, पर वो नागरिक नहीं होने चाहिए, उनको राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, तो कौन है, हु इज द कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस। आपको पता है सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, न्यायतंत्र तो है नहीं, समाज है नहीं, राष्ट्र है नहीं, राज्य ही सबसे पावरफुल है। यानी जो राज्य होता है इसको सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, राज्य होगा। गुलाम को परिवार का हिस्सा माना है, बिल्कुल अरस्तु ने पढ़ाया ना मैंने। सुपर 20 तुझे कैसे आ गया ये सारी चीजें, मैं तो अरस्तु उसमें पढ़ाया हूँ पॉलिटिकल साइंस में, तो तूने ये सब कहाँ पढ़ लिया। राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो क्या बेटा, राजनीति विज्ञान भी समझ गए बेटा आजकल तो। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो शासन, जो राज्य के आधारभूत तत्वों शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यानी कि भाई आधारभूत तत्व, शासन के तत्व, शासन कैसे होता है, उसके पॉइंट क्या है, उसके एलिमेंट क्या है, इसकी विवेचना पॉल जेनेट करता है। ठीक है, तो इससे स्टेटमेंट पूछा जाता है कि राज्य के आधारभूत तत्व और शासन के सिद्धांतों की विवेचना पॉल जेनेट करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, अगला वाला, निम्नलिखित में से को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता था। द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड सिटीजन्स ऑफ ग्रीक स्टेट। किसको मानते थे ग्रीक राज्य नगर राज्यों का स्वामी, मजिस्ट्रेट को, कभी नहीं, गुलाम को, कभी नहीं। नगर राज्य की बात कर रहा है जो शुरू में हुआ करते थे सिटी स्टेट, किसको मानते थे उसमें, राजनीतिक विचारक, कभी नहीं। स्वतंत्र व्यक्तियों को स्वामी माना जाता था, ठीक है, इनको मानते थे स्वामी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सीबीटी से फॉर्म भरा है हमने, बहुत बढ़िया। ओहो, तो सीबीटी से तुमने फॉर्म भरा है तो तुहार का ही अभी तक पीजीटी टीजीटी का क्लास वह स्टार्ट नहीं हुआ, इंतजार वह का ही बात का कर, तो टीजीटी का क्लास में थिंकर चलत है, का ही नहीं पढ़तो रे है। चलो अगला प्रश्न, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। देखो, यूनानी नगर राज्य यानी इसे बोलते थे सिटी स्टेट। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, सिटी स्टेट का वर्तमान में नाम राज्य है। अब आप वर्तमान में से क्या बोलते हो, राज्य कहते हो, इसी का नाम राज्य है। अगला प्रश्न, नगर राज्य का संबंध माना जाता है, यानी नगर राज्य की जो स्थापना है, सिटी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां पर आया था, ये आपसे पूछा गया है। बताइए, नगर राज्य का कॉन्सेप्ट कहां पर आया था।
द कॉन्सेप्ट द सिटी स्टेट बिलीव द बी रिलेटेड टू एंसेंट इंडिया, एंसेंट ग्रीक, एंसेंट चाइना, कहाँ आया था? तो नगर राज्य का सिद्धांत प्राचीन यूनान से है, वहीं पर बोलते थे शहर राज्य। तो मैंने आपको पढ़ाया है सिटी स्टेट, शहर राज्य सी होगा। अगला, शहर राज्य शब्द सामान्यतः है, द वर्ड सिटी स्टेट इज कॉमनली यूज्ड इन, कहां प्रयोग होता है? अभी बात करी थी हमने, इजिप्ट में नहीं, चीन में नहीं, प्राचीन ग्रीस, जो ग्रीस राज्य थे उन्हीं से कहते थे। ग्रीस को ही आप यूनान कहते हो। तो प्रश्न किसी प्रकार से आपके एग्जाम में बन सकता है, ग्रीस को यूनान कहते हो आप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। प्राचीन चीन कैसे होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नगर राज्य सिटी स्टेट होता है, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। पोलिस शब्द का मतलब निम्नलिखित में से क्या है? देखो ये आप पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन है। तो आज से जो सीरीज नंबर 10 स्टार्ट हुई है, इसमें बेसिक क्वेश्चनों की शुरुआत हुई है, और अब सीरीज नंबर 11, सीरीज नंबर 12, सीरीज नंबर 13, अब इसमें क्वेश्चंस का लेवल टफ होता चला जाएगा। पोलिस का मतलब क्या है? मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं। पोलिस पॉलिटी से निकला है। तो कितनी बार, जब मेरी पहली क्लास होती है तो इसमें मैं ये पढ़ाता हूं पोलिस। तो क्या पढ़ाता हूं? ये तो उत्तर मेरे आज तक के टीचिंग कैरियर में, इस प्रश्न का उत्तर जो बच्चा नहीं दे पा रहा है, जो मुझसे पढ़ा है, यानी ये तो मेरा बेसिक है। मेरी पॉलिटिकल साइंस का बेसिक जो है वो यहां से चलता है। शहर राज्य बिल्कुल करेक्ट है। पोलिस शब्द किससे संबंधित है बताइए? अब एक ही बात को आपसे दो बार तरीका से पूछा जा सकता है, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये मैंने प्रैक्टिस सेट से पेपर उठाया। किससे है? नागरिक प्रशासन नहीं, नगर राज्य। तो इसको शहर राज्य, नगर राज्य कुछ भी कह सकते हो। ये छोटे राज्य हुआ करते थे जो ग्रीक वगैरह में पाए जाते थे, यूनान वगैरह में पाए जाते थे। क्लियर? अगला प्रश्न, ये तुम्हारे वाला प्रश्न है जो तुमने पूछा था सुपर 20। अब इस प्रश्न का उत्तर सभी के सभी दे देंगे। ये क्वेश्चन डाउट में आया था। कल से जो डाउट पूछेगा उसके क्वेश्चन को मैं यही रिफ्लेक्ट किया करूंगा। आज की क्लास में सब इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी विद्यार्थी देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जरा सभी के सभी, अभी मत लगाना, ठीक है, बाद में लगाना, ठीक है। सभी के सभी इसका आंसर देंगे। चलिए, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट चूज करना है। चलो जल्दी फटाफट से चूज करो, कौन सा स्टेटमेंट सही है। मोहम्मद नदीम अंसारी सी आंसर दे रहे हैं, इसका सुपर 20 आंसर बी दे रहे हैं। इसका दो गुड मॉर्निंग अनु, एक काम करो, बस्ता पैक करो और सो जाओ, फिर से सो जाओ, ठीक है। 9:39 में क्लास में आ रही हो। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक जो 17 वसंत पर व्यक्तिगत लैप्स हो जाता है। देखो, ऑल बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, लैप्स ऑन प्रोग्रेस एंड बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है, 17 अवसान हो गया, बिल लैप्स हो जाएगा, करेक्ट है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा। सही बात है, क्यों व्यक्तिगत होगा? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें दोनों ही तो सही है, आंसर तो दोनों ही सही है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर व्यक्तिगत हो जाता है। अगर लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है और 17 का अवसान हो गया, मोहम्मद नदीम अंसारी जी आप मैसेज आप दोबारा कर दीजिए, मैं नहीं देख पाया होऊंगा, तो क्या होगा? ये तो लैप्स हो जाएगा मेरे भाई। राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक है, मतलब राज्यसभा में कोई विधेयक चल रहा है, और राज्यसभा तो कभी खत्म नहीं होती, लोकसभा से पारित नहीं हुआ, ठीक है, राज्यसभा में लंबित है, यानी राज्यसभा में ही चल रहा है। लोकसभा में तो जाएगा ना अभी, लोकसभा विघटित हो गई तो कोई बात नहीं है। जब लोकसभा नहीं बनेगी तो नई लोकसभा के लिए राज्यसभा भेज देगी उसको, तो पारित हो जाएगा। तो व्यक्तिगत कैसे होगा? तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका, समझो ना, इसका आंसर सी होगा। मेरा सही है, सी होगा ना इसका आंसर भाई, समझो। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो क्या कह रहा है, राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है, लोकसभा ने पारित नहीं किया, ठीक है, और लोकसभा विघटित
अब राज्यसभा में ही लंबित है, मतलब यही पहला वाला ही वर्ड है कि राज्यसभा में ही पड़ा है, अभी लोकसभा ने पारित किया ही नहीं है। कृष्ण शुक्ला, क्या हाल है सर? नहीं सर, उसमें केवल सेकंड वाला ऑप्शन ही सही दे रहा है, इसलिए तो हम कंफ्यूज है। सेकंड तो 100% करेक्ट है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, 100% करेक्ट है। पहला वाला, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत लैप्स हो जाता है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर लैप्स हो जाता है। तो सही तो दे रहा है ये, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर लैप्स हो जाएगा। क्लियर, खत्म हो जाएगा। दोनों ही सही है भाई स्टेटमेंट, इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? यानी गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किसमें किया था? आज क्लास पर, इसलिए क्लास देख रही हूं आज। अच्छा, यामिनी शर्मा, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग टेक, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग टू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू गाइस। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें, मैं भी क्लास को शेयर कर देता हूं, तो जो बच्चे हमारे छूट जाते हैं, जिनको क्लास नहीं मिल पाती है, उन्हें भी क्लास मिल जाए तो बहुत बेटर रहता है ना। ठीक है, चलो फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी आप क्वेश्चनों के आंसर देंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों के आंसर देंगे भैया, फटाफट से। यूपीएससी शिक्षा, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों के आंसर देंगे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट, चलो फटाफट से आंसर दो। ग्रेट, सबका आंसर आ रहा है, जहां पोस्टिंग वहां नेटवर्क नहीं होता है। यामिनी शर्मा, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल के रूप में अहमदाबाद जो कारखाना था, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुई थी, आप लोगों को पता होगा, इसमें गांधी जी ने 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है वो किया था। गांधी जी ने किसके रूप में? अपने हथियार के रूप में। गांधी जी ने कहा था ये मेरा हथियार है, और इसमें गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल में ही पहली बार भूख के रूप में इसका प्रयोग किया था। हरीश जी आ चुके हैं, जय हिंद। यामिनी शर्मा, जय हिंद। धीरज तिवारी, जय हिंद। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू गाइस। शुरुआत करते हैं। देखो, अशोक आंदोलन बाद में हुआ, रोल आउट एक्ट 1919 ये अलग ही चीज है, तो आप सभी का डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 1919 ये अलग ही चीज है। ये कब हुआ? 1918 में। बारदोली सत्याग्रह ये भी हुआ था उसी समय पर, थोड़े से पीछे। तो ये अहमदाबाद मिल कारखाने में गांधी जी ने प्रयोग किया था। निम्न में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था? हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? किसने पार्टिसिपेट किया था? सरदार पटेल ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, M.K. गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? देखो, हमारे यहाँ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको अच्छे प्रकार से पता होगा। पहला तो 1930 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। और तीनों कहाँ हुए थे? लंदन में। कहाँ हुए थे तीनों? लंदन में। अब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इंडियन था इनमें से जिसने तीनों में पार्टिसिपेट किया था? ये करेक्ट आंसर आपको देना है, फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। हरीश, बहुत बढ़िया बेटा। यामिनी शर्मा, कल आप लोग गुस्सा तो नहीं होगे मुझसे? देखो यार, मैं मानव हूं, और मानव होने के नाते कभी कभी क्या होता है कि मैं भी थोड़ा सा मानव हूं। दूसरा क्या है कि आपसे कनेक्टेड हो रहा हूं, तो बहुत सारे तकनीकी संसाधनों के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाता हूं। इसके लिए इंटरनेट चाहिए, इसके लिए लाइट चाहिए, इसके लिए कैमरा चाहिए, इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, इसके लिए टीवी स्क्रीन चाहिए, इसके लिए बोर्ड चाहिए, तो और मैं चाहिए, ठीक है, फोन, बैटरी चाहिए, सब कुछ चाहिए। किसी भी एक चीज अगर नहीं चल रही है तो क्या होता है कि आपकी क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो आप इसके लिए प्लीज माफी चाहते हैं, माफ करना। कल तो खैर मैं ही नहीं चल रहा था, मैं सोता रह गया था। 3 गोल सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। ये थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको पता होगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में M.K. गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली कोई मतलब नहीं निकला,
ये पूना समझौता इसी के ऊपर गांधी जी ने किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला था इसका। 47 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? 1947 में जो नेहरू की सरकार बनी थी, द लॉ मिनिस्टर ऑफ नेहरू गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1947 वॉज। आपको इसका पीडीएफ आज मिल जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन पे मिलेगा। आज से आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। कौन थे? जिन्ना, बलदेव, लियाकत अली, डॉक्टर अंबेडकर। देखो मोहम्मद अली जिन्ना तो नेहरू की सरकार में आएंगे ही क्यों। सरदार बलदेव सिंह आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, डिफेंस का इनके पास हुआ करता था। लियाकत अली खान आप सभी बताओगे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज दी लॉ मिनिस्टर, इनको दिया गया था लॉ का कार्य। तो लॉ मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, डॉक्टर लॉ मिनिस्टर जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुआ करते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा बेटा। अगला वाला, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, वो कौन है? देखो, अब भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर यानी कि इंडिया में among following is the called the prophet of the Indian nationalism and the father of modern India। यानी जिसने पहली बार इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बात करी, तो फादर ऑफ क्या हो गया? फादर ऑफ क्या हो गया? फादर ऑफ सीधी सी बात है कि हमारे राष्ट्रवाद का पिता हो गया और भारत का आधुनिक पिता और पैगंबर हो गया। तो कौन थे वो? श्री राजा राम मोहन राय। यही भारत में पहले राष्ट्रवाद के पैगंबर थे। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा चीजें शुरू करी गई थी, राष्ट्रवाद के पहले पैगंबर थे। और आधुनिक भारत का जो जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देखो इसमें से स्वामी विवेकानंद आपको लगते होंगे, बाकी तो आंसर में कोई हो नहीं सकता, लेकिन स्वामी विवेकानंद काफी बाद के हैं। राजा राम मोहन राय पहले से ही एक्टिव थे। स्वामी विवेकानंद थोड़ी अलग प्रकार की प्रकृति के थे, आप उनको युवा ऐसी छवि में देख सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसे अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? यानी स्वराज की जो मांग थी सबसे पहले किसने उठाई थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज, कि हमें स्वराज चाहिए। ठीक है, ये इसकी मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? तो राजा राम मोहन, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये विवेकानंद यहाँ पर गलत आया हुआ है। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज, तो वैसे तो आपको पता होगा कि स्वराज की सबसे पहले मांग अगर देखे जाए तो 1895 में तिलक साहब ने उठाई थी, बीजी तिलक साहब ने। लेकिन तिलक साहब से पहले भी कि स्वराज होना चाहिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने उठा रखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने पहली बार सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज की मांग उठाई थी। बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए आपने? मेरे पास तो रखी है अभी, पढ़िए आपने सत्यार्थ प्रकाश? पढ़ा करो, अच्छी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत बढ़िया किताब है, मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो अच्छी किताब, मुझे तो अच्छी किताब लगी सत्यार्थ प्रकाश। फ्रैंकली स्पीकिंग इज गुड बुक। ठीक है, अच्छी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। तो मुझे तो कुछ लगा उसके अंदर, कुछ है उसके अंदर। आप भी एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको भी देखने को मिल ही जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश में कुछ न कुछ अच्छा है, इसीलिए वो किताब इतनी ज्यादा पढ़ी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, चलो तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था? यानी दयानंद सरस्वती ये कहते थे कि सर्वोच्चता का निर्धारण करना है तो किस आधार पर नहीं करना चाहिए? निम्नलिखित में से किस आधार पर उन्होंने करने का विरोध किया था कि इस आधार पर आपको सर्वोच्चता का निर्धारण नहीं करना चाहिए? तो आधार कौन सा था जिस पर दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता का निर्धारण करने का विरोध किया था? व्हाट वाज दैट बेस? वो आधार कौन सा था? करेक्ट आंसर बताएंगे सभी के सभी, क्या आधार था? देखो, वो कहते थे कार्य के आधार पे करो, बहुत बढ़िया, लेकिन जन्म के आधार पे किसी व्यक्ति के सर्वोच्चता का निर्धारण नहीं कर सकते। तो दयानंद सरस्वती मानते थे कि बाय बर्थ, देखो कार्य के आधार पे आप कर सकते हो, एक्टिविटी के आधार पे कर सकते हो, उसके मनोविज्ञान के आधार पे कर सकते हो, लेकिन उसकी जो सोच है ना,
यानी उसका जन्म जहां हुआ है उसके आधार पे आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति का सर्वोच्चता होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए या कैसी नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो जाता है वो आपका जाता है बेटा बी, जन्म से। सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? देखो ये राष्ट्रीय, ये जो प्रश्न है ये पीजीटी टीजीटी एग्जाम में पूछे गए, तो आपको बड़े ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है। सर्वप्रथम किसने 57 में विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो आपको पता होगा, आरसी मजूमदार, बिपिन चंद्रा, सर जॉन लॉस। किसने कहा था? द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के किसने कहा था कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है। आपको पता होना चाहिए किसने कहा था। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। तो बीडी सावरकर ने कहा था कि दिस इज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष है। ये वीडी सावरकर का स्टेटमेंट था और वीडी सावरकर साहब ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सावरकर जुड़े थे, अब सावरकर जो थे वो किससे जुड़े हुए थे? सावरकर वाज एसोसिएटेड विद, सावरकर किस से जुड़े थे? आपको उत्तर देना है, सही आंसर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं, स्वतंत्र लेबर पार्टी से नहीं, हिंदू महासभा से, या इनमें से कोई नहीं। देखो आजकल मैं क्या कर रहा हूं कि आपको मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे करा रहा हूं जो जनरली अन्नू राय है क्लास में। सर मैं आपका सभी क्लास देखता हूं लेकिन लाइव नहीं, इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं सुनील पटेल जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, आप क्लास देखते हो ना, इतनी सी बात है। आपको नोटिफिकेशन गया था एप्लीकेशन पे आज कि नहीं गया? यू रिसीव द नोटिफिकेशन और नॉट? आपको नोटिफिकेशन गया था बेटा एप्लीकेशन पे? कोई बच्चा एप्लीकेशन से आया है इसमें? अरे हाँ या ना, बोलो भाई। नोटिफिकेशन आया है? नोटिफिकेशन आया है आपके पास? बताओ। हाँ भाई, पॉलिटी फ्री प्रैक्टिस ज्वाइन फास्ट। ठीक है, नोटिफिकेशन तो गया है। आप लोग एक काम किया कीजिए कि आप लोग आ जाए कीजिए और इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको एप्लीकेशन में मिल भी जाएगी, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो हिंदू महासभा जो है ना, हिंदू महासभा, इसके सावरकर जुड़े हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तो थे नहीं, इससे भी नहीं थे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हिंदू महासभा। सावरकर बाद एसोसिएटेड हिंदू महासभा। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? यानी इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट है उसकी नींव, द फाउंडेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इंडिया वाज लेड बाय विच एक्ट? कौन सा एक्ट है जिसके माध्यम से भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी थी? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंकिता, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके द्वारा नहीं, करेक्ट आंसर होगा 1861। समझ रहे हो? क्योंकि इसके माध्यम से ही भारत में प्रतिनिधि शासन की जरूरत पड़ी थी। जब 1861 का अधिनियम आया था तो इसके माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं को बोला था कि आपको कुछ एक्ट बनाने का या कुछ कानून बनाने का पावर हम दे रहे हैं। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सदस्यों की नियुक्ति करी गई थी। इसी के माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी और इसी के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव सरकार की जरूरत पड़ी थी कि अब जो भारतीय हैं वो आ सकते हैं और उनका हम जो है वो एज ए प्रतिनिधि के रूप में सरकार के साथ मदद कर सकते हैं, ये कहा गया था। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? यानी किसके काल में द सीडिंग ऑफ पीरियड ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, यानी किसके काल में भारतीय राष्ट्रवाद फूला फला? किसके काल में भारतीय राष्ट्रवाद फूला फला? कौन सा काल था जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद फूला फला? तो ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। एक बार ये क्वेश्चन देखो, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीजीटी में भी आ गया, टीजीटी में भी आ गया और एक जीआईसी का पेपर है। तो जीआईसी का पेपर करा रहा हूं मैं आज आपको, जीआईसी का, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का पेपर करा रहा हूं जीआईसी। ठीक है, जो कि बेसिकली आप यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन फंसते हैं इसमें से। तो बीजांकुरण काल लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। इसका जो पीरियड है इसको आप मानते हैं कि भारत में जो है राष्ट्रवाद का बीजांकुरण हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप याद रखना। भारतीय गवर्नर जनरल की पद की व्यवस्था प्रवर्तन सर्वप्रथम द्वारा किया गया था कि गवर्नर जनरल बनाओगे इंडिया में, ये सर्वप्रथम इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है,
द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट मेड बाई, आपको पता होगा कि सबसे पहले 73 के एक्टिंग तो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो ये कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल का, तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के माध्यम से आपको पता होगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। आप बताएं उत्तर क्या था इसका, लॉर्ड, बताएं कौन बना था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 11 का आंसर होगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था ना भाई। अभय त्रिपाठी, हाँ या ना बताओ, सभी के सभी कमेंट करके हाँ या ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये चार्टर एक्ट था 1833 का, इसके माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न क्या होगा? आपके सामने सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो आपको 1 से 2 का मैच करना है, तो सही तरीका से मैच करो। आप कैसे मैच करोगे? ये नारे हैं और ये है आदमी। तो मैंने कहा था एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, तो देखो सबसे पहले आप बेसिक छांटो, करो या मरो। अब करो या मरो किसका है? तो करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था, कर लो या मर जाओ, ठीक है। अब इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है, ये 2 फेमस नारे हैं। तो सी का 4 और डी का 3। अब आप मैच कर लो, यहां पर ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। तो सी का 4, तो सी का 4 तो देखो यही दिखाई दे रहा है आपको बी में, और डी का 3 यही दिखाई दे रहा है, यही आंसर होगा। बाकी आप देख भी सकते हो, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है, और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तो ए का आंसर 2 है, बी का आंसर 1 है, तो यही करेक्ट आंसर होगा ना बी। आसान सा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा ही जाता है, तो आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेंगे और पक्का पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? देखो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट इलेक्टेड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, यानी प्रथम भारतीय कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? मतलब प्रथम यूरोपियन कौन था जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो देखो एओ ह्यूम तो आपको पता है संस्थापक थे। अब इसमें कौन होगा जो अध्यक्ष बनाया गया था? सभी आंसर दें करेक्ट, बिल्कुल। तेरे का आंसर लॉर्ड जॉर्ज यूले आ रहा है। जॉर्ज यूले चौथा जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और ये हुआ था 1888 में। 85 में पहला, 86, 87, 88, हाँ 1888 में हुआ था ये। तो इसमें जॉर्ज यूले को बनाया गया था, चतुर्थ अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था जॉर्ज यूले, ये प्रथम यूरोपियन था। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। जॉर्ज यूले एवं इसके संस्थापक हुआ करते थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास था। देखो नरमपंथी क्या मानते थे? कांग्रेस के 2 पार्ट थे, एक था नरमपंथी और एक था गरमपंथी। कांग्रेस के 2 पार्ट हुआ करते थे, गरमपंथी और नरमपंथी। तो नरमपंथी क्या मानते थे कि भाई शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके में सरकार से हम सत्ता हासिल करें। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति ये तो मानते नहीं थे, सरकार चलाकर ला रही थी, ये तो कांग्रेस को पसंद ही नहीं थी। स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके ये मानते थे, बेसिकली जो गरमपंथी थे उनका मानना था ऐसा। सरकारी सेवा में बहिष्कार ये भी गरमपंथी मानते थे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में सरकार से सत्ता लेना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की बात करते थे जितने भी नरमपंथी हुआ करते थे कांग्रेस में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका ए होगा बेटा। अगला वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है? अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या नहीं कहा? देखो वह नरमपंथियों के, अब आपको बताना है क्या नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर दीजिए। वह नरमपंथियों के ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, आप करब बताइए क्या चल रहा है। वे नरमपंथियों के उद्देश्य तरीके से प्रसन्न थे। तो बाल गंगाधर तिलक तो गरमपंथी थे ना, और गरमपंथी कभी भी पसंद नहीं थे, उनको तो पसंद ही नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो पहला वाला ही गलत है, आंसर होगा नरमपंथियों के उद्देश्य तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, बिल्कुल सही है। ये प्रसन्न थे ये गलत है ना, ये गलत ही पूछ रहे हैं, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, ये तो सही बात है, तो ये तो गलत हो गया। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का हिस्सा विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ये गलत हो गया। मराठी गैसी अंग्रेजी मराठा नाम के साप्ताहिक पत्र का प्रारंभ किया था,
तो उन्होंने मराठी में केसरी बनाया था और अंग्रेजी में मराठा। जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था और जो अंग्रेजी जो थी उसमें मराठा था। तो मराठी में केसरी, ठीक है, और अंग्रेजी में मराठा, ये इन्होंने शुरू किया था। तो ये भी सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। सिंपल सी बात है। तबीयत ठीक है सर आज आपकी? हाँ अंकिता, कोई दिक्कत है क्या तबीयत में बेटा? चलिए, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदीवाड़ी वाला व्यक्ति कहा गया है? यानी किसको बोला गया है कि कौन जो है who among the following liberal leaders was called the silver orator, यानी उसकी जो वाणी थी वो चांदी वाली वाणी थी। मतलब जो बोलता था गुरु खरा सोना बोलता था, खरा चांदी बोलता था। तो कौन था इसमें से चांदी वाली वाणी? मतलब उसके पास कुछ ऐसे स्किल थे जैसे मोदी जी के पास है। मेरे प्यारे देशवासियों, भाई और बहनों, मैं ठीक है, तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के गुरु थे। उन्हें चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता था। इनके जो जवान थी, संतोष पटेल ढूंढ रहा था तुझे कहाँ था, तो डंडा लाओ इसके लिए, ठीक है, क्लास में आ जाया करो। एक बात बताओ यार, अगर मैं छुट्टी लूं, ये तो गुरु और शिष्य का कोई संबंध ही नहीं हुआ। अगर गुरु ने क्लास नहीं ली तो तुम्हें फोन करने चाहिए, तो पूछना चाहिए कि कोई समस्या तो नहीं हो गई है। तुम तो गुस्सा हो जाते हो उल्टे कि आज गुरु ने क्लास नहीं ली, अब तो बेटा हम दूसरा गुरु ढूंढ लेंगे। हैं, आजकल के इंटरनेट की दुनिया में यही चल रहा है। यू शुड से गुरु जी क्या हो गया, क्यों नहीं ले पाए क्लास? आओ, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? तो देखो मैंने ना आजकल थोड़ा अलग मेथड रखा है। आज की क्लास में तुम देखोगे तो एक एक टॉपिक क्लियरिटी वाला मेथड है कि टॉपिक वाइज तुम चल रहे हो, यानी टॉपिक क्लियर कर रहे हो। तो देखो मैंने अब पेपर आने वाला है आपका, तो क्या है ना, एक एक टॉपिक क्लियर होगा तो आप चीजें समझ पाओगे। तो जैसे मैंने आज पेपर जो बनाया है वो काफी मिक्स करके बनाया है। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, मैं चीजों को मिक्स करके डाला है। तो जी के गोखले जो थे ये राजनीतिक गुरु हुआ करते थे महात्मा गांधी के। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आएगा। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति के अध्यक्ष बने थे? यानी कांग्रेस की जो अखिल भारतीय समिति थी उसके अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन सी सन में बने थे? इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी? कब बने थे भाई गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष? कौन सी सन में बने थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका, आप बताओ, आप बताओ सभी कमेंट करके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1905 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ही कांग्रेस की समिति के अध्यक्ष बने थे। जब बंगाल विभाजन का, इस समय बंगाल विभाजन हुआ था जो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, और इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस की समिति के अध्यक्ष बने थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो यहां से स्टार्ट हो रही है पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के दो आयाम है। एक आयाम है राजनीतिक सिद्धांत वाला और एक आयाम है पॉलिटिकल थिंकर वाला। तो मैंने क्या किया है, 10 क्वेश्चन रखे, यानी क्वेश्चन नंबर ये 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, 19 से। तो यहां पर 5-10 क्वेश्चन होंगे पॉलिटिकल थॉट्स, मतलब सिद्धांत से, और बाकी क्वेश्चन होंगे पॉलिटिकल थॉट से। तो चलिए, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? देखो, राज्य सरकार, विधियां, प्रथाएं, संस्कृति, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र, यानी पूरी चीजें आपको बता देता है। क्या क्या बताता है? राज्य सरकार, विद्या, प्रथा और संस्कृति, संप्रदाय, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल, राज्य सरकार, विद्या, सभ्य समाज और राजनीतिक दल, राज्य मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। क्या क्या बताता है? राजनीति विज्ञान का समुच्चय क्या है? देखो, राजनीति विज्ञान का जो समुच्चय उसे प्रथाएं तो नहीं है, प्रथाएं और संस्कृति आप काट सकते हो। राज्य सरकार है, विधियां है, तो गलत हो गया। संप्रभुता है, बहुत अच्छा, सरकार है, बाजार ना, गलत हो गया। राज्य है, सरकार है, विधियां है, सभ्य समाज है, सभ्य समाज का मतलब नहीं है भाई, समाज होनी चाहिए, गलत हो गया। राज्य है, बहुत बढ़िया। मूल्य है, ठीक है, मूल्यों के अनुसार चलती है, नियम है। सरकार है, बहुत बढ़िया। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, संप्रभुता हो गई।
और राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, इसके बिना कुछ नहीं होता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर उत्तर होगा डी, आपका एकदम सही उत्तर होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा? आवाज कैसी आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। तो यार ये बात अब बता रहे हो यार, थोड़ी पहले बता देनी चाहिए थी यार ये बात। क्यों मेरे भाई, क्यों रे भाई? मैं भी देखता हूं आवाज कैसी आ रही है, ये बात थोड़ी पहले बता देते। ये थोड़ी देर पहले बता देते मेरे लाडले, ओ मेरे छोरा। डी इज राइट आंसर। तो डी इसका सही उत्तर होगा। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन क्षेत्र है? यानी जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है, द मॉडर्न अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, कि वर्तमान समय में आप क्या करते हो? अब राजनीति विज्ञान पढ़ते हो, तो वर्तमान समय में आप लोग राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम को पढ़ते हो। और आधुनिक का मतलब है कि जो मॉडर्न उपागम है आप उसको पढ़ते हो, राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम को। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान समय में आधुनिक उपागम का एक अध्ययन क्षेत्र है, क्या है? देखो, जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है वो किसके बारे में पढ़ती है, किसके बारे में ध्यान देती है? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, राज्य के बारे में तो पहले से ही पढ़ती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। पता है आपको सरकार के बारे में, क्योंकि राज्य सरकार ये संप्रभुता ये तो पहले से तत्व हुआ करते थे। विधि निर्माण ये राज्य का कार्य होगा। लेकिन लोक जो जीवन है ना, इसलिए तो आप बोलते हैं कि पब्लिक जो लाइफ है, तभी तो राज्य जो हो गया लोक कल्याणकारी राज्य हो गया। भाई वर्तमान समय में राज्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य है। और लोक कल्याणकारी राज्य है तो वो लोक जीवन का अध्ययन करता है। लोक जीवन का अध्ययन करता है तो क्या आपको राज्य सरसों का तेल दे रहा है, आपको राज्य रिफाइंड दे रहा है, आपको राज्य 2 किलो राइस दे रहा है, आपको राज्य दवाइयां दे रहा है, आपको राज्य फ्री बस सर्विस दे रहा है, आपको राज्य रेलवे का टिकट फ्री दे रहा है, आपको राज्य कोरोना में फ्री वैक्सीन लगवा रहा है। तो वर्तमान समय में राज्य का जो स्वरूप है वो लोक जीवन का स्वरूप हो गया। और ये पॉलिटिकल साइंस का मॉडर्न अप्रोच है पढ़ने का, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे काम तो राज्य पहले भी करता था, आज भी करता है, आगे भी करेगा। तो लोक जीवन जो है पहला हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस? क्या अध्ययन नहीं है? स्टडी ऑफ द पावर, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, वैल्यू ओरिएंटेड स्टडी, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। भाई क्या अध्ययन नहीं है? क्या अध्ययन नहीं है? किसका अध्ययन लक्षण नहीं करता राजनीति विज्ञान? देखो, शक्ति का अध्ययन तो करता है कि शक्ति की शक्तिशाला कहां चल रही है, अंतर अनुशासन तक, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, ये भी इसको करता ही है, बहुत करता है राजनीति विज्ञान। मूल्य प्रदान अध्ययन, देखो एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को जब पूछा गया है, जिस भी एग्जामिनर ने सेट किया है, जब भी सेट किया है तो वैल्यू ओरिएंटेड स्टडी उसका आंसर दे रखा है मूल्य प्रदान अध्ययन। कि मूल्य प्रदान अध्ययन पहले राजनीति विज्ञान नहीं करती थी, लेकिन ये सारे हैं, इसमें से कोई नहीं उत्तर होगा। राजनीति विज्ञान इन सभी का अध्ययन करता है। वर्तमान में शक्ति का अध्ययन करता है, इंटरडिसिप्लिनरी का अध्ययन करता है, मूल्य प्रदान का अध्ययन करता है, कौन से मूल्यों पर राज्य चल रहा है, मानव की क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो वर्तमान में सभी हैं, तो उत्तर इसमें से होगा कोई भी नहीं, इन सब का अध्ययन करता है। मूल्य प्रधान अध्ययन के बारे में इसका आंसर दे रखा होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान जो है वो मूल्य प्रदान का भी अध्ययन करता है, क्योंकि मूल्य भी बहुत जरूरी है। इसीलिए तो फंडामेंटल राइट है भाई। ह्यूमन राइट क्या है? अगर आप मानव अधिकार का अध्ययन करते हो तो मानव अधिकार क्या है? तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो इस पर केस होकर एक क्वेश्चन कैंसिल हो सकता था, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मूल्य प्रदान अध्ययन इसका आंसर दिया है। अब ऐसे भी सिवा किया है, ठीक है, स्वीकार किया है, अब इसे भी स्वीकार किया है, हाँ इसे भी स्वीकार कर लिया है। अब ह्यूमन राइट का अध्ययन क्या है? मूल प्रधान अध्ययन है। आप देखो ना भाई, मॉडर्न स्टेट वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है? मूल प्रधान अध्ययन है, लोक कल्याणकारी राज्य है। तो अब क्या होगा? अब यही उत्तर होगा कि भैया तो गए तो गए। हाय प्रिया, राजनीति विज्ञान का इसकी एक शाखा है। राजनीति विज्ञान किसकी एक शाखा है? द पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ
किसकी शाखा है? तो देखो कितना आसान प्रश्न है। पॉलिटिकल साइंस किसकी ब्रांच है? फिजिकल साइंस की। कौन कहता है? गलत। नेचुरल साइंस की। कौन कहता है? गलत। एब्सोल्यूट साइंस की। कौन कहता है? गलत। तो ये तो बच्चे भी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है समाज विज्ञान में। जब आप फॉर्म भरोगे टीजीटी पीजीटी का या यूजीसी नेट का, तो आपको पता है पॉलिटिकल साइंस समाज विज्ञान है। तो ये तो सभी जानते हैं, बिकॉज स्टडी अबाउट द सोसाइटी, तो समाज विज्ञान होगी। ठीक है, अगला चलिए। नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। हम बेसिक से एडवांस चलेंगे। तो नगर राज्य की शब्दावली किससे संबंधित है? प्राचीन चीन से ना, प्राचीन मिस्र से ना, प्राचीन यूनान से संबंधित है नगर राज्य की शब्दावली। तो यूनानी राज्यों की बात करते थे, तो एंसेंट ग्रीक की शब्दावली है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राचीन नगर राज्य पहले यूनान में पाए जाते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा गांधी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? यानी गांधी का जो समाजवाद है, भाई गांधी भी समाजवाद को मानते थे, लेकिन गांधी का जो समाजवाद है वो किस रूप में आपको देखने को मिलता है? सत्याग्रह के रूप में, हिंसा के रूप में, स्वराज के रूप में, सर्वोदय के रूप में। तो गांधी का समाजवाद किस रूप में देखने को मिलता है? सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, स्वराज और सर्वोदय। गांधी का सत्याग्रह, गांधी का सत्याग्रह किस रूप में आपको देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर देंगे। देखो गांधी का सत्याग्रह सर्वोदय है, सबका उदय करो। वही तो गांधी कहते हैं कि सबका उदय करो। और सबका उदय कैसे होगा? जब समाज में क्या होगा? समाजवाद होगा। सत्याग्रह नहीं, सर्वोदय है। डी आंसर होगा अगला आपका। क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगूस का राजा के रूप में उल्लेख किया है। आपको पता है कौटिल्य ने कहा है कि राजमंडल में विजिगूस का उद्देश्य क्या है कि विजिगूस किंग होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि विजिगूस होता कौन है? कौन बनेगा विजिगूस? कौन बन सकता है विजिगूस? किसको विजिगूस मानता है कौटिल्य? कौटिल्य कहता है जो हमेशा जीते वही विजिगूस है, जो विजेता हो वही विजिगूस होगा, शत्रु नहीं, विजेता का सहयोगी भी नहीं, जो हमेशा जीत सकता है उसी को विजिगूस कहा है। विजिगूस कहते हैं इसको, वो कौटिल्य ने कहा है। किसने कहा है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें स्वयं अपने लिए बनाते हैं वही स्वतंत्रता है। बहुत पुराना स्टेटमेंट है कि भाई उन्हीं कानूनों का पालन करना जिन्होंने अपने लिए बनाया है वही एक्चुअल में स्वतंत्रता है, बाकी सब तो बेकार है। तो किसका स्टेटमेंट है ये किसने कहा है आपसे? कौन कहता है ये बात? किसका स्टेटमेंट है? किसने विचार व्यक्त किए? किस महान पुरुष का एक कथन है? उन कानूनों का पालन करना वही स्वतंत्रता है जिसे अपने लिए बनाया है। तो कौन है? रूसो है। रूसो कहता है स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक अपने लिए स्वयं परख और एक परम दूसरे की परख। तो कहता है कि स्वयं परख में आप क्या करो? स्वयं परख तो जो है कि जो आपका मन कर रहा है आप करो, जो दूसरों वाली है उसको आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। तो रूसो ने बोला है कि उन्हीं कानूनों का पालन करना जो अपने लिए बनाए हैं वही स्वतंत्रता कहलाई जाएगी। रूसो का स्टेटमेंट है। रूसो स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पक्षधर है। रूसो हो गया, मिल हो गया, ठीक है। तो रूसो मानता है इसको। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, किस हिंद, और इसी को सामान्य इच्छा कहता है वो, जो स्वयं के लिए बनाया वही तो सामान्य इच्छा है, वही रूसो की सामान्य इच्छा है। चलिए, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है यद्यपि राजा इंसान है? माय गॉड, यद्यपि राजा इंसान है, ओहो राजा इंसान है, ठीक है, फिर भी उसे किसी भी नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। यानी किसमें कहा गया है कि राजा इंसान है लेकिन उसे किसी नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मनुष्य के रूप में ईश्वर है। ईश्वर भगवान है राजा। तो ये किसने कहा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? भगवत गीता ना, महाभारत ना, मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा ही भगवान है और वो मनुष्य के आकार में ईश्वर है, उसे किसी नफरत नहीं करनी चाहिए। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कहा गया। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? यानी कौन कहता है कि राजनीतिक जो चिंतन है
उसका जो स्टार्टिंग है वो यूनान से होती है, क्योंकि तभी तो ग्रीक यूनान में पहले नगर राज्य की स्थापना करी गई थी और वहीं पे सुकरात हुआ था। अब होने को तो भाई भारत में भी होती है, लेकिन इनका मानना है कि वहीं होती है, इनके यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं होती, ऐसा इनका मानना है। तो कौन कहता है कि यूनानी में होती है? कथन किसका है? तो ये कथन बारकर का है। ये कहता है कि भाई राजनीतिक चिंतन की शुरुआत वो यूनान में होती है और कहीं नहीं होती। तो रूसो तो देखो स्वतंत्रता का पक्षधर है, इसका सामाजिक समझौता है। मार्क्स तो भैया अलग ही आदमी है, इसकी तो खोपड़ी में ही, इसकी खोपड़ी में जो है वो गर्मी थी। लॉक तो ये उदारवादी स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। तो बाकर ने कहा है अगला, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये किसका कथन है? मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं अगर मेरे पड़ोसी को भूखा सोकर सोना पड़े। ये किसका कथन है? अन्नू एक काम क्या करो, तुम्हें घर से बुला के ले आया करेंगे, फिर तुम्हारी समझ में नहीं आता, उल्टे सीधे काम करती हो। तुम क्लास में लेट क्यों आई हो? है गुड मॉर्निंग कर रही हो तुम, अभी आगे 10 बजे क्लास खत्म होने वाली है, टाइमिंग 9 बजे है, फिर तुम फेल होंगे। 30 क्वेश्चन तुम डेली पढ़ोगे तो 30 इंटू 30, मतलब समझ में आ रहा है कि तुम एक महीने में कितने क्वेश्चन पढ़ सकते हो, और 11वां चल रहा है तो 330 क्वेश्चन तुम पढ़ चुके, और 330 क्वेश्चन में से 11 33 या 12वां चल रहा है 12 36, 360 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुके हो। और 360 में से एवरेज देखोगे तो अगर 2% भी मेरा फंसेगा, 10% तो पक्का फंसेगा, गधो, 36 क्वेश्चन तो पक्का फंस जाएगा। और मैं तुम्हारे पेपर तक करीब करीब तुम्हें 2000 क्वेश्चन करा दूंगा। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? एवरेज चीजों को देखो। फिर पहला प्रथम पेपर करा देंगे यूजीसी नेट का, आते हो नहीं क्लास में। चलो, मुझे केक खाने का कोई शौक नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। स्टेटमेंट इसका है, किसने कहा था ये स्टेटमेंट? ठीक है, तो ये लास्की का स्टेटमेंट है। क्या लास्की का? ये ब्राइस का है, लास्की का ही है। लास्की ने कहा था कि मुझे केक खाने का कोई शौक नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े, उसी ने ये बात कही थी। वही है, वही इस बात को कहता है कि मुझे केक खाने का कोई शौक नहीं है अगर मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। क्योंकि ये क्या करता है, ये स्वतंत्रता और समानता दोनों पर जोर देता है, ठीक है, दोनों की बात करता है। लास्की का स्टेटमेंट है, पढ़ाऊंगा लास्की, पेड क्लास में चल भी रहा है लास्की, तो वहां आप देख सकते हैं लास्की को, पेड में लास्की चल रहा है तो वहां आप लास्की को देख सकते हैं। जिसको भी पेड में पढ़ना है चल रहा है, आप लोग लेकिन इंक्वायरी करते ही नहीं हो, तो उसमें चल रहा है लास्की, अभी पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं उसमें रूसो, हम पढ़ चुके हैं मिल, हम पढ़ चुके हैं लॉक, हम पढ़ चुके हैं प्लेटो, हम सब पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक, आज का टॉपिक मेरे हिसाब से प्रोबेबली जो है वो क्या रहना चाहिए, आज का टॉपिक हॉप्स रखते हैं। अच्छा विचार रखें, आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका कांड खत्म, यहीं तक के क्वेश्चन थे आज। इतने क्वेश्चन आज हमारी टीम लेकर आई थी। ऐसे क्वेश्चनों को देखें, पसंद करें, अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं तो आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, ठीक है, ये सब चल ही रहा है। एग्रीमेंट ऑफ पॉलिटिक्स में, हाँ सॉरी सर 5 बजे सोए गए थे, सोए नहीं थे, अच्छा, और हम भी इतने बजे सोते हैं बेटा, तो बहुत बहुत बढ़िया। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हो, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेस्ट कराए जाएंगे ऑनलाइन, तो आप मूवी शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और ये डाउनलोड करके इसका पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड कर लो आज ही एप्लीकेशन, और डाउनलोड करके आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। नीचे लिंक दिया होगा, जो नाम है, पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो, ठीक है। चलो बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, लव यू गाइस।